तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, मतलब रोड कभी बैंक्ड है तो उसका क्या मतलब है, अगर कोई रोड बैंक्ड है तो उसका क्या मतलब है। हेलो, इफ समवन सेज द रोड इज बैंक, व्हाट इट मींस, रोड बैंक होने का क्या मतलब होता है। देखिए रोड बैंक होने का मतलब होता है रोड एक सिरे से ऐसे उठी हुई है, रोड एक सिरे से ऐसे उठी हुई है तो हम बोलते हैं उसको बैंक रोड। कि रोड पे जब हम चलेंगे ना तो आपको वैसे महसूस होगा कि रोड ना एक तरह से टिल्ट हो के, एक तरह से दबी हुई है, एक तरह से उठी हुई है, और उसके ऊपर मोड़ना ना गाड़ी को थोड़ा सा आसान होता है, उस पर टर्न लेना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। तो जब हम बैंकिंग ऑफ रोड समझते हैं ना तो उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ती हैं, जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा मोशन ऑन अ सर्कुलर रोड। मोशन ऑन अ सर्कुलर रोड, मान लीजिए कि मेरे पास एक रोड है सर्कुलर, इस सर्कुलर रोड पे हमें टर्न लेना है। अच्छा, सर्कुलर रोड का रेडियस जो है वो कितना है बोलो, आर। जैसे कि ऐसे करके रेडियस होगा ना, तो इसका जो रेडियस है वो सर्कुलर रोड का बोलो कितना है, आर है। ठीक है, आर रेडियस की सर्कुलर रोड है, ऐसे गोल घूम रही है, और आपकी गाड़ी यहाँ से बोलो क्या लेने वाली है, टर्न लेने वाली है। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। देखिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर गोल घूमना है, पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं जो हमें इस डेरिवेशंस में इस्तेमाल होने वाली है। किसी भी चीज़ को अगर गोल घूमना है, कोई एम मास की चीज़ है, वो वी वेलोसिटी से आर रेडियस के ट्रैक में घूमने वाली है। जैसे कि एक पत्थर को आपने रस्सी से बांधा और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को अगर आपको गोल गोल घुमाना है तो सेंटर से एक फोर्स ज़रूरी है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी भी ड्राइव बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो मेरी बात सुनते चलो, कोई भी चीज़ को अगर गोल घुमाना है तो देर मस्ट बी अ फोर्स नीडेड फ्रॉम द सेंटर विच इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कितना हम लोगों को चाहिए, ये फोर्स कितना होना चाहिए, तो mv स्क्वायर बाय आर होना चाहिए। ध्यान समझना, थोड़ा बच के आना इससे आराम से। अरे भैया तू तो गिराएगा। मैंने क्या बोला, रियान इसको बंद कर लो, ये तो बड़ी बड़ी धूप आ रही है भाई, बहुत तेज मुंह पे पड़ रही है। 6 डेरिवेशंस करें, लेकिन 6 की 6 अच्छी करना, आप लोग अपनी मजबूत करना इन डेरिवेशंस को, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कंफर्म्ड आना है कुछ ना कुछ इनमें से जो आज कराऊंगा, और 6 मैं करवा दूंगा शायद, लग रहा है थोड़ा टाइम लेगी इलास्टिक कोलिजन ना। चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो भैया एक बात मुझे बताओ, इस दुनिया में अगर किसी भी चीज़ को अगर गोल घुमाना है, सो देर मस्ट बी अ फोर्स नीडेड फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हाउ मच फोर्स वी नीड, इट इज mv स्क्वायर बाय आर। अगर उसका मास m है, v वेलोसिटी चला रहे हैं और r रेडियस में उसको घुमाना है, तो हमें कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, mv स्क्वायर बाय आर। सबको समझ में आती है वाली बात रविश, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाली बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या तुम लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ पे फ्रिक्शन कैसे लगता है, कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं कुछ फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पर लगता है, फ्रिक्शन हमेशा लगता है बॉडी के जिस तरफ इंटेंशन की मोशन, मतलब जिस तरफ वो इंटेंट कर रही है मूव होने के लिए, उसके अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट लगता है। बच्चे सोचते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, नहीं, उसका लेना देना इस बात से कि बॉडी कहाँ चलने वाली है। तो अगर आपने फोर्स यहाँ लगाया तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, आगे की तरफ, तो इसकी इंटेंशन ऑफ मोशन आगे की तरफ है। कहाँ की तरफ बोलो, इसकी जो इंटेंशन ऑफ मोशन है, मैं बोलूंगा दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन, इंटेंशन ऑफ मोशन। तो जिस तरफ इंटेंशन होती है फ्रिक्शन, उसके बोलो क्या लगता है, अपोजिट लगता है। ध्यान रखना, हमेशा फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो आप किसी चीज को ऐसे खींचेंगे तो उसके अपोजिट में एक फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन। दूसरी बात, फ्रिक्शन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो नीचे ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स है, बोलो mg। और अगर mg फोर्स है तो फिर ये जा क्यों नहीं रहा नीचे, बिकॉज इस सरफेस ने उसको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देके बैलेंस कर रखा है। मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ से आप जानते हैं जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना वो लगा रहा है, तो r और mg बोलो क्या होगा, बैलेंस। क्लास में ये सब चीजें बहुत तसल्ली से आप लोगों को समझाई गई है, मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमेशा होता है बच्चों म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। और इस केस में आर किसके बराबर है, mg के। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बोलो म्यू इंटू mg। कुछ बातें हमें डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले याद आ जानी चाहिए। एक फ्रिक्शन क्या, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी के मोशन की इंटेंशन है ना, उस इंटेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में बोलो क्या काम करता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू बोलो क्या है, mg, तो म्यू mg आ गया बच्चों। समझ में आती है वाली बात या नहीं आती, नहीं आती, ठीक है।
अच्छा, वो सेंटीमीटर वाली फोर्स बात समझ में आ गई। किसी भी चीज को अगर गोल घुमाना है तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए mv²/r। आप जब तक सेंटर से वो रस्सी को बांध के ऐसे फोर्स लगा रहे हैं mv²/r, गोल घूमती जा रही है। आपने जैसे ही वो फोर्स प्रोवाइड करना बंद करा, आप देखो टेंजेंशियल निकल जाएगा। पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहे हो, जहां आपने फोर्स लगाना छोड़ा वहीं सीधा निकल जाएगा। अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अंदर से फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है बोलो? सन लगा रहा है। सन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। अब सर ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है? देखो ये तो नाम रख दिया बस इसका सेंट्रीपिटल फोर्स की, भैया इसको चाहिए mv²/r, मतलब इतना फोर्स चाहिए। अगर m मास की चीज है, v वेलोसिटी से r रेडियस में घुमानी, तो अंदर से इतना फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि फिलहाल मैं घुमा रहा हूं तो कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? मैं। अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो वहां पर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस वक्त भी गोल गोल घूमता है, तो अंदर से सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कराता है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराने का काम कोई भी कर सकता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? एक ये बात क्लियर हो, एक फ्रिक्शन वाली बात क्लियर हो। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ बात मुझे और लगेगी बीच में तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है? अब समझो, कोई भी गाड़ी जब किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमने की कोशिश करेगी, तो मान लीजिए कि मेरी यहां से गाड़ी जा रही है, समझना, ये इसके पहिए हैं। अब आप बताओ, जब गाड़ी जाएगी तो गाड़ी में बैठा हुआ पर्सन क्या करेगा? अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ेगा, गाड़ी के स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ेगा। जब वो गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट में मोड़ेगा तो उसका जो पहिया अभी मान लो एक पोजीशन पे है। मुझे बताओ, अगर नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो कहां जाएगी? सीधा जाएगी। इनर्शिया ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये एक नंबर से मुझे बताओ कहां जाता टायर? बोलो जरा। 2 नंबर पे। मान लो यहां पर कोई दूसरी पोजीशन है, 2 नंबर पे जाता। लेकिन वो तो आपने गाड़ी के पहिए को क्या करा? ऐसे स्टीयरिंग को घुमाया तो गाड़ी का पहिया यहां जाने की बजाय बोलो कहां पर आया? यहां पर आया। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। गाड़ी नेचुरली कहां जाना चाहती थी? आप मुझे बस ये बताओ। नेचुरली 2 पे जाती है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते ना स्टीयरिंग पे तो सीधा 2 पे जा रही थी। आप टायर को ऐसे मोड़ते हैं, आप स्टीयरिंग को सॉरी ऐसा मोड़ते हैं और पहिया ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इस तरफ को पहुंच जाता है 3 वाली पोजीशन पे। लेकिन अगर आप उस वक्त भी छोड़ देना, कभी आपने गाड़ी चलाते हुए देखा स्टीयरिंग छोड़ देते तो अपने आप स्टीयरिंग अपनी जगह पे आ जाता है। होता है, आपने मोड़ी गाड़ी और फिर उसके बाद पकड़े रखते स्टीयरिंग को जब तक मुड़ नहीं जाती। जैसे ही आप छोड़ते हैं पहिया वापस से अपनी जगह पे, क्योंकि पहिया जो टेढ़ा है वापस से सीधा होना चाहेगा। समझो मेरी बात को, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा। तो जिस वक्त वो गाड़ी आप 1 से 3 पे ले आए, उसका पहिए का इंटेंशन बताओ किस तरफ को है? पहिए का इंटेंशन है 3 से 2 पे जाने का। 3 से, समझो ये बात को, ये है इंटेंशन। ये क्या है बोलो? पहिए का इंटेंशन मुड़ते वक्त कहां की तरफ होता है? बोलो बाहर की तरफ। और अगर विश्वास नहीं होता तो आप यहां पर अगर स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो आपको पता लगेगा, आपकी गाड़ी सीधी निकल जाएगी, पहिया वापस 2 पे आएगा और सीधा ले जाएगा आपको, मुड़ेगा नहीं। यहां पर समझ में आ रहा है? इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू कि भाई आप 1 से 3 पे लाना चाहते हैं, बट पहिया कहां जाना चाह रहा है? 3 से वापस 2 पे जाना चाह रहा है। तो इंटेंशन उस तरफ है। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पहिए का इंटेंशन उस तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा? यहां की तरफ। तो मुझे बताओ जरा, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, ये सर्कल है, सेंटर की तरफ यहां पर कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि किसी भी चीज को अगर गोल घुमाना है तो सेंटर से फोर्स चाहिए, और ये भी गोल ही घूमना है तो सेंटर से फोर्स चाहिए। तो सेंटर से ये फोर्स किसने प्रोवाइड करा? फ्रिक्शन ने करा। अगर इस मोड पर फ्रिक्शन ना हो, इधर लुब्रिकेंट गिरा हो, मान लो ऑयल गिरा पड़ा है, कीचड़ है, नहीं मुड़ पाए, आप बहुत तेज आएंगे तो मुड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मुड़ पाएंगे? क्योंकि आप लोग यहां पर 3 पे आने की कोशिश करेंगे, वो कहां जाने की कोशिश करेगा? 2 पे, और फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन तो अपोज करता है। अब फ्रिक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर तेल गिरा पड़ा है, लुब्रिकेंट गिरा पड़ा है, तो वापस 2 पे चला जाएगा, आप सीधे निकल जाएंगे, मुड़ नहीं पाएंगे। तो एक बहुत ऐसे लुब्रिकेंट वाले उस पर आप गाड़ी को मोड़ नहीं सकते। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जिस समय कोई भी, अच्छा ये जो रोड है ना, ये लेवल सर्कुलर रोड है। कैसी रोड है बोलो? लेवल, मतलब कि अभी कोई बैंक वैंक नहीं है, सीधी ऐसे लेवल रोड है। लेवल मतलब कि कहीं से भी उठी हुई नहीं हुई है, बिल्कुल लेवल है दोनों तरफ से, और इस पर हम ऐसे मुड़ने वाले हैं। तो जब हम ऐसे मुड़ने वाले हैं तो हमारी गाड़ी का पहिया 1 से 2 पे जाना चाह रहा है, हम कहां पर लेके आना चाह रहे हैं? 3 पे। तो उसकी इंटेंशन 3 से 2 पे जाने की है, और हम उसको, मतलब 3 से 2 पे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करेगा। बस इतना मुझे बता दो, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन परफॉर्म कर रहा है? फ्रिक्शन। तो यहां पर क्या बोलोगे? हियर फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज द, या फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बातें नहीं बच्चों? और ये हम निकालना चाह रहे हैं कि कितनी स्पीड से इधर मुड़े ये। अब मेरी बात सुनना, कितनी स्पीड से मुड़े कि ये रोड को सही से क्रॉस कर जाए, गिरे ना, सेफली मुड़ जाए।
मेरी बात समझना, बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनने हैं तुम लोगों को। तो मुझे बताओ इधर भाई, इस गाड़ी का मास कितना होगा बोलो, मान लो m, इस गाड़ी का मास कितना होगा भाई m, लवेश इधर, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है बोलो v, और r रेडियस में घूम रहा है भाई, m मास की चीज है, v वेलोसिटी से आ रही है, r रेडियस में घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। तो मुझे बताओ सेंटर से कितना फोर्स चाहिए इसको, mv²/r, कौन प्रोवाइड करेगा बोलो, फ्रिक्शन, मतलब इतना फोर्स चाहिए होता है सेंटर से तभी कोई चीज मुड़ सकती है गोल उसमें, अदरवाइज नहीं मुड़ेगी। तो मुझे बताओ जो मेरा फ्रिक्शन है फॉर सेफली या फॉर सेफ साइड, मुझे बताना जरा जो मेरा फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, इस mv²/r जो मुझे चाहिए इससे ज्यादा होना चाहिए या हद से ज्यादा इसके बराबर होना चाहिए। समझो किसी भी m मास की चीज को v वेलोसिटी से r रेडियस ट्रैक में घूमना है तो अंदर से कितना फोर्स चाहिए होता है, mv²/r। तो मैं बोलूंगा जो मेरा फ्रिक्शन हो, जो इसको अंदर की तरफ मोड़ रहा है, जो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, वो इस mv²/r से या तो ज्यादा हो या एटलीस्ट इसके बराबर हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? अरे यार सेफ साइड के लिए तो ज्यादा ही होना चाहिए, या एटलीस्ट हद से क्या हो बोलो, बराबर हो। अगर फ्रिक्शन कम हुआ, जितना चाहिए mv²/r उससे कम हुआ फ्रिक्शन, तो फिर तो मुड़ नहीं पाएंगे ना हम, गोल चक्कर में नहीं मुड़ पाएंगे। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। अब बताना फ्रिक्शन क्या होता है, μr, बताओ क्या आएगा, r क्या होएगा mg, क्योंकि लेवल रोड है, लेवल रोड पे अभी मैंने आपको बताया कोई गाड़ी लेवल रोड पे है तो जितना mg उतना ही बोलो क्या होता है r, तो म्यू mg इज ग्रेटर देन mv²/r, m से m v², उधर से देखो तो v² म्यू आर जी, और v की वैल्यू आ गई, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारी स्पीड जो है, हमारी जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, इसका मतलब कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, वो कह रहे हैं भाई इस रूट ऑफ म्यू आर जी से कम कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बोलो, रूट ऑफ म्यू आर जी। तो किसी भी सर्कुलर रोड पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो आपको है, लेवल सर्कुलर रोड पे कितनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, वहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है ना, म्यू जो होता है वो हर एक सरफेस का म्यू अलग होता है, जिसका म्यू ज्यादा होता है वो ज्यादा रफ सरफेस होता है, अगर थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है तो उसका म्यू क्या होगा, कम होगा। पता है ये बातें फ्रिक्शन को लेकर बताई जाती हैं। तो म्यू ज्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफ सरफेस ज्यादा होगा तो आप स्पीड ज्यादा रख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड। रेडियस बड़ा होगा, बड़ा सर्कुलर ट्रैक है तो आप ज्यादा तेज चल सकते हैं, छोटा सा है तो जैसे हाईवे के बड़े बड़े सर्कुलर ट्रैक होते हैं तो वहाँ पर आप 80-90 की स्पीड से निकल जाते हैं। गलियों के सर्कुलर ट्रैक पे क्या आप निकल सकते हैं? नहीं, छोटा सा रेडियस ट्रैक है तो जितना छोटा रेडियस ट्रैक उतनी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, कम होगी आपकी। क्लियर होता कि नहीं होता? तो ये बच्चों लेवल सर्कुलर रोड पे टर्न है। अब इसके बाद अच्छा, क्या तुम लोग ये जानते हो कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है, थीटा एंगल पे है, यहाँ पर है, आना भी चाहिए बच्चों ये चीज़ें ना, बहुत अच्छे से आपको पहले करवाई गई थी, थोड़ी बहुत बाद में रिवाइज भी कराई गई थी फर्स्ट टर्म के पहले से। तो मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर mg कहाँ लगेगा, नीचे। अब इतना तुमने वो रिजॉल्विंग पढ़ लिया है लक्षित, कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां वाला कंपोनेंट क्या बनता है, mg cos थीटा, और यहां वाला क्या बनता है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया ना वो बस एक चीज सोचना बस छोटी सी, कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे लगा होगा, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे खड़े हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा? आप खड़े हो ऐसे करके इस ढलान के ऊपर, ऐसे करके खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो ऐसे ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये नीचे की तरफ बस कितना फोर्स लगता है, ध्यान रखना, mg sin थीटा। ये कुछ नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर कराया था ना, कि अगर f फोर्स यहाँ पर है तो उसका कुछ कंपोनेंट यहाँ भी लगेगा f cos थीटा, इधर क्या लगेगा f sin थीटा। अरे जब मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूँ तो कुछ फोर्स यहाँ भी लगता है और कुछ फोर्स यहाँ भी लगता है। वैसे ही अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ भी लग रहा है और एक कंपोनेंट यहाँ भी। तो आप जब इस जगह पर खड़े हैं इस पहाड़ी पे मान लीजिए, तो आपके ऊपर नीचे भी एक फोर्स महसूस होगा और आपके वजन की वजह से यहाँ पर भी एक फोर्स है, बोलो क्या, mg cos थीटा। क्योंकि mg यहाँ होता है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। वो रिजॉल्व कैसे करते हैं बहुत अच्छे से देखना है तो वीडियोस के थ्रू ही जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो mg cos थीटा यहाँ पर है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों ये लग रहा है आप लोगों का। अब ये आगे चलेगा तो पीछे बोलो क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। ये पता भी होना चाहिए फ्रिक्शन पीछे लग सकता है। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? कुछ ऐसे ही तो मैंने आप लोगों को करवाया होगा। तो अब एक बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का भी था ना, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट देखो क्या करता है, कर रहे पूरा टॉपिक कर लो। एक साइक्लिस्ट आपने देखा होगा जब किसी ट्रैक पे मुड़ता है तो वो अपने आप को बैंड करता है। बैंड कैसे? साइकिल वाला कभी भी साइकिल चला रहा है, उसको एक सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना है तो सीधा बैठे बैठे नहीं चलाएगा, वो अपने आप को जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ झुकाएगा थोड़ा सा और फिर मोड़ लेगा। अगर उस तरफ मुड़ना है तो उस तरफ झुकाएगा, उस तरफ मोड़ लेगा। ऐसे तो होता है ना? तो मेरी बात समझना, ऐसा वो क्यों करता है?
अब देखना साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं कि हमारी तरफ साइक्लिस्ट आ रहा है, हमारी तरफ साइक्लिस्ट आ रहा है, और ये देखना इस तरफ को झुकने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। सर्कुलर रोड है भाई, किस तरफ मुड़ने वाला पहले ये बताना, तुम्हारी तरफ आ रहा है, किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ ना, किसी को वहां तो मुड़ता लग नहीं रहा। अगर ये साइकिल वाला ऐसे अपने आप को झुका रहा है तो ये कहाँ मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो अब सर्कुलर ट्रक पे ऐसे मुड़ने वाला है, थोड़ा फ्रंट से इसको देख रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब समझना कि ये अपने आप को मोड़ता ही क्यों है। तो ध्यान देना बच्चों, मान लो कि इसका सेंटर मानते हैं यहां से, तो ये वर्टिकल लाइन है, बस इस वर्टिकल लाइन से इसने अपने आप को बच्चों कितना मोड़ा है, बस ये बताओ मुझे, थीटा एंगल। अरे इसने कितना मोड़ा है अपने आप को, थीटा। वर्टिकल से इसने अपने आप को थीटा एंगल बोलो क्या करा, बैंड करा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअल सिनेरियो क्या समझना है यहाँ पर। इसका खुद का मास कितना है, बैंड क्यों करता है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। mg, ध्यान समझना बच्चों, mg इसका खुद का वेट होएगा यहाँ की तरफ। और अगर मैं ये कहूँ आप लोगों को कि ये वाला एंगल थीटा है, थोड़ा सा इसको ना दोबारा बनाता हूँ, ये खराब हो गया डायग्राम बिल्कुल। आज वो कहाँ है भाई जतिन, फेयरवेल और स्कूल में, मान लो नीचे की तरफ बोलो क्या लग रहा है, और ये इतने एंगल से हमने इसको बोलो क्या करा हुआ है, बैंड करा हुआ है। समझ रहे हो बात को। अब मुझे बस तुम एक बात बताओ ध्यान से, अगर ये साइकिल वाला सीधा खड़ा होता तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सीधा लगता, बट क्योंकि ये फोर्स ही ऐसे लगा रहा है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, जरा मुझे बताओ जरा, ऐसे लगेगा। अरे साइकिल वाला अगर फोर्स ऐसे लगाएगा तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। समझो मेरी बात को। अगर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा लगेगा और ये एंगल थीटा है जितने से वो बैंड हुआ, तो इस आर का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, बोलो कितना, बोलो आर कॉस थीटा, और एक बनेगा इधर की तरफ, बोलो क्या, आर साइन थीटा। थोड़ा सा बस तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो गेम बन जाएगा इसका, ठीक है। खुशी यहां पर देखो, अगर ये साइकिल वाले का वजन देखा जाए तो नीचे की तरफ बोलो क्या है, mg, क्योंकि साइकिल वाला तिरछा बैंड हो रखा है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब आप लोगों को पता है कि अगर कोई फोर्स F ऐसे लग रहा है तो उसका कंपोनेंट थीटा के साथ वाली लाइन पे बनेगा F cos थीटा, और इधर कितना बनेगा, F sin थीटा। तो मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि अगर R ऐसे लग रहा है और वो थीटा एंगल से इस तरफ बैंड हुआ है तो इस R के इस तरफ बोलो कितना कंपोनेंट बनेगा, R cos थीटा, इधर कितना बनेगा, R sin थीटा। अब आप मुझे बताओ ये R cos थीटा और mg तो बोलो क्या हो गए, बैलेंस। R cos थीटा तो किससे बैलेंस हो गया, बोलो mg से। और दूसरी बात ये R sin थीटा क्या कर रहा है। अब आप मुझे बताओ इस साइकिल वाला कहां मुड़ने वाला था, अक्षरा साइकिल वाला कहां मुड़ने वाला था, यूं करके मुड़ने वाला था, साइकिल वाला यूं करके मुड़ने वाला था। मतलब इस सर्कुलर ट्रैक में भी तो आप लोगों को सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। अरे भैया सेंटर की तरफ क्या चाहिए, बोलो एक फोर्स मुड़ने के लिए। तो आप मुझे बताइए ये वाला फोर्स किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, क्योंकि जिस तरफ ये मुड़ने वाला है जिस सर्कल में, उसके सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है। तो मैं बोलूंगा हेयर आर साइन थीटा विल एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, आर साइन थीटा विल एक्टिंग एज अ, तो मैंने बोला आर cos थीटा तो mg के बराबर है, और आर साइन थीटा किसका रोल प्ले कर रहा है, mv स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत है, हाँ भाई नहीं आ रही बात समझ में, वंश पक्की बात है। अभी यहां मैं फ्रिक्शन मान भी नहीं रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि साइकिल वाले को फ्रिक्शन मिल भी नहीं रहा, तो भी साइकिल वाला मुड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ किससे, बोलो बैंडिंग की मदद से। किसकी मदद से, बोलो, क्योंकि जब वो अपने आप को बैंड करता, अगर ये बैंड ना करे ना बच्चों, समझो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो, अगर ये अपने आप को बैंड नहीं करता, आर ऐसे लगता, mg ऐसे लगता, सीधा एक बार मुड़ के दिखा दो साइकिल बैठे बैठे। मुड़ने के लिए इसको ऐसे बैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बैंड करता है तो उसका आर इस तरफ हो जाता है, जिससे एक कंपोनेंट आर cos थीटा इधर बनता है और आर sin थीटा इधर। अब आर cos थीटा mg को बैलेंस कर देता है और आर sin थीटा उसको मुड़ने में मदद करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आर sin थीटा विल प्रोवाइडिंग द नेसेसरी mv स्क्वायर बाय आर, जो साइकिल का मास है उसकी वेलोसिटी v है और r रेडियस में घूमने वाला है, तो मुझे mv स्क्वायर बाय आर चाहिए, कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पर, आर sin थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझे बताना v निकालना है मेन, तो मैं कैसे करूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने कहा आर sin थीटा बराबर में mv स्क्वायर बाय आर, डिवाइड क्या आ जाएगा, बोलो आर cos थीटा डिवाइड बाय बोलो क्या, mg। बताओ m से m, r से r, ये क्या बना, tan थीटा बराबर में v स्क्वायर बाय में rg। बातें नहीं, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा और v कितना आ जाएगा, ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनो, बातें नहीं। r जितना ज्यादा होगा वो तो पहले ही बताया था, अगर रेडियस बड़ा होगा ट्रैक का
तो ज़्यादा तेज मुड़ सकता है भैया, मैक्सिमम स्पीड इसकी ज़्यादा रख सकता है कि मैक्सिमम स्पीड होती है कि मैक्सिमम इतना रख सकता है। दूसरी बात, अगर थीटा ज़्यादा हुआ, थीटा अगर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा एंगल से अपने आप को बेंड करता है तो ज़्यादा तेज मुड़ सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा एंगल उतनी ज़्यादा उसकी मैक्सिमम स्पीड वो रख सकता है। आपने देखा होगा बाइक वाले जब वो रेस लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बैंड करते हैं और घुटनों पे वो प्रोटेक्टर पहनते हैं इस तरीके के कि अगर वो उस पर गिर भी जाएं या फ्रिक्शन लग जाए तो उनको चोट ना लगे। तो बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बोलो क्या करते हैं, बैंड करते हैं सो दैट दे कैन मतलब मेक हाई स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये बैंडिंग का सीन होता है भाई। अब पिछले वाले में मैंने फ्रिक्शन माना था, इस वाले केस में मैंने क्या माना, बैंडिंग। एक्चुअली में दोनों में से कोई भी केस के आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन पेपर में आता क्या है, पेपर में आता है ये आता है पेपर में। अब आपको मैं जो बता रहा हूं ये आएगा एग्जाम के अंदर, आया था मिड टर्म में, और मैं बोल भी रहा था पिछली बार भी कि अच्छा आता है इसको कर जाओ 5 नंबर के अंदर देख लो। तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ऐसा मत समझिएगा कि मिड टर्म में आ गया तो अब नहीं आएगा, कभी भी दोबारा आ सकता है। बैंकिंग ऑफ रोड है ही ऐसा टॉपिक, ये आता है जनरली, इस चैप्टर से बहुत जरूरी चीज है। आओ भाई आओ। अब क्या करना है बैंकिंग ऑफ रोड में, आइए समझते हैं। इस केस में क्या सीन है, पहले तो थोड़ा सिनेरियो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मेरे पास एक रोड है, दिखाओ एक कॉपी दिखा दो, ये कॉपी ठीक है। अच्छा ये रोड तो कैसी है, ये तो लेवल रोड है, लेकिन मैं इस रोड को ना ऐसे उठा रहा हूं, ऐसे उठा दिया, मतलब एक तरफ से झुकी हुई है एक तरफ से उठी हुई है। अरे यहां पर मैंने इसमें रोड में यहां पर कुछ भर दिया बेस में, ठीक है। और अब ये रोड कहां की तरफ मुड़ेगी अजय, ये रोड ऐसे मुड़ने वाली, देखो ऐसे मुड़ने वाली, ऐसे है, ऐसे है ना। तो इस तरीके से एक सर्कुलर ट्रैक है, बट ये सर्कुलर ट्रैक लेवल सर्कुलर ट्रैक नहीं है। लेवल सर्कुलर ट्रैक ऐसा होता है जो सीधा सीधा ऐसा होता है। क्या दिखता है दोस्तों उसको, ये लेवल सर्कुलर रोड ऐसा होता है, लेवल ऐसा होता है जो दोनों तरफ से बराबर होता, दोनों तरफ से बराबर होता और फिर ऐसे करके मुड़ता। बट बैंक्ड का मतलब क्या होता है, एक तरफ से दबा हुआ और एक तरफ से उठा हुआ। अब ये बैंक्ड है भाई, समझना मेरी बात को। अब इस रोड का फायदा क्या है, वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो मैं अभी ना आपके सामने एक रोड बनाऊंगा, ये रोड है, और ढंग से समझना, अच्छा टॉपिक है इसीलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये गाड़ी है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों को पता है क्या है इस डायग्राम को लेके, कि गाड़ी नीचे जा रही है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, बच्चे रट भी जाते हैं ऐसे ही करके, अरे ठीक है एमजी सब कुछ याद कर जाते हैं, उनको लगता है गाड़ी नीचे जा रही है। गाड़ी नीचे नहीं जा रही है भाई, ये गाड़ी ऐसे 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 रोड दिख रही है आपको, और ये मैं यहाँ पर ऐसे करके मैं ये गाड़ी बना दूं, ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको तो ऐसे दिखेगा ना कि एक इंक्लाइंड बना दिया है, उसके ऊपर ये गाड़ी है, वो तो नीचे नहीं जा रही है भाई, वो गाड़ी ऐसे आपकी तरफ बढ़ रही है। अब इससे उसको क्या फायदा है मैं वो समझाता हूँ बस आपको, क्लियर होता है। और ये बस शुरू का डायग्राम वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुम समझ गए तो सारा खेल बन जाएगा। तो मुझे तुम बस इतना बताओ, इस गाड़ी के ऊपर नीचे की तरफ बोलो क्या लगेगा, mg। और क्या तुम जानते हो कि क्योंकि गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे बनेगा। और बच्चों देखो ज्यादा ना, अब मैं उस डीप वाले कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि मैथमेटिकली जब ये थीटा होता है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। अब आप कहोगे सर कैसे है थीटा, तो भाई थीटा होता है, अगर तुम सही में जानना चाहते हो तो वैसे तो ज्यादा देर लगती नहीं है इस चीज में, कि ये अगर mg है और मैं कहता हूं गाड़ी टेढ़ी खड़ी है तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऐसे लगेगा जैसे साइकिल वाला बैंड हुआ था। अब देखो पंगा क्या था, साइकिल वाला तो अपने आप को बैंड करके वो r sin थीटा प्रोवाइड करा लेता है, बट गाड़ी वाला ऐसे बैंड थोड़ा ना कर सकता है, गाड़ी वाला बैंड नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा, गाड़ी को तिरछा करने के लिए रोड को उठा दिया, क्या कर दिया बोलो, रोड को ऐसे कर दिया। रोड को जैसे ये गाड़ी नहीं कर सकती अपने आप को एक तरफ बैंड, तो हमने रोड को ऐसे कर दिया। अब होगी ना गाड़ी बैंड, अब होगी ना अपने आप गाड़ी बैंड, क्योंकि गाड़ी ऐसे होगी तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। जब नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऐसे लगता है ना, इससे दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक आर कॉस थीटा और यह आर साइन थीटा हमारी मदद कर देता है, बोलो किसमें, मुड़ने में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई मेरी बात समझ में, है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा कैसे है, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा है तो भाई ऐसे समझ लो, ये 90 होगा, ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा। मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ ऐसे कर दूंगा, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा कितना होगा 90। अरे परपेंडिकुलर लाइन नहीं वाली तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बोलो थीटा। अरे क्योंकि दोनों का सब मिला के 90 होना चाहिए, थीटा थीटा कर जाएगा। और ये थीटा तो ये भी कितना बोलो थीटा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इतना बोलूंगा, ऊपर वाले को याद कर लो थीटा होता है, ठीक है। हालांकि मैंने ड्यूरिंग द क्लास सब कुछ बताया है, बट रिवीजन टाइम में सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, बस टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। तो ऊपर बनेगा आर कॉस थीटा, इधर क्या बनेगा, तो बड़ी जरूरी चीज मुझे मिली, आर कॉस थीटा तो mg से बैलेंस हो जाएगा,
और आर साइन थीटा मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन मैंने यहां पर ये थोड़ा ना मना करा कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भी तो है। अब फ्रिक्शन वाला सीन समझो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा, अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तो आ जाएगा ये भी समझ में। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा वो सोचने वाली बात है। अब ये गाड़ी है समझो, ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, फिर वही बात है, गाड़ी का पहिए को, इस वाले पॉइंट को एक पॉइंट मानो, क्या मानो, एक पॉइंट, और वो जाना चाहती है, पहिया कहाँ जाना चाहता है, 2 पे, बट आप कहाँ ले जाओगे, क्योंकि आपको मुड़ना है इधर, ध्यान दो, आपको मुड़ना है इधर, तो आप ले जाओगे 3 पे। कहाँ ले जाओगे, तो आप लेके जाना चाहते हो 1 से 2, इधर समझो, 1 से 2 सीधा, आप कहाँ ले आओगे, 3 पे। तो गाड़ी का इंटेंशन क्या होगा, 3 से 2 पे जाने का, और वो कहाँ लगाएगा, फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, बोलो 2 से 3, फ्रिक्शन रोड पे ही लगेगा। कैसे लगेगा, बोलो ऐसे, कैसे लगेगा, बोलो इस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे लगेगा, इस इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे, मतलब नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा ना अजीबोगरीब लगता है कि यहां कैसे फ्रिक्शन आ गया, सुनते रहो बस, फ्रिक्शन लेकिन इसके ऊपर कुछ ऐसा लगने वाला है। आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे लग गया, लेकिन मैं कह रहा हूं रोड पे ही तो फ्रिक्शन लगेगा, रोड से बाहर कहां चला जाएगा फ्रिक्शन। तो मेरी बात को समझो, गाड़ी ऐसे है, गाड़ी का पहिया 1 से कहां जाना चाहता है, 2 पे, हम कहां ले आए उसको, 3 पे, हम ऐसे मोड़ेंगे तो हम पहिए को अंदर की तरफ लेके आएंगे 3 पे। तो पहिया कहां जाना चाहता है, 3 से 2 पे, तो हम मतलब इंटेंशन 3 से 2 है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, 2 से 3, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस इंक्लाइन के ऐसे, इस इंक्लाइन के ऐसे। तो अब ये याद कर लो कि फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। हालांकि मैंने इसका लॉजिक आपको बताया, नहीं आया बात समझ में, नहीं आया बात समझ में। अब मुझे तुम बताना, अगर फ्रिक्शन यहां लगेगा, ध्यान देना, तो इस अगर ये एंगल थीटा है, सुनते रहो दोबारा बताऊंगा, ये एंगल थीटा है, तो आपको दिख रहा है ऑल्टरनेट से ये वाला भी क्या होगा, अरे देखो ना, अगर ये थीटा तो वो थीटा, तो मुझे बताओ इसका एक कंपोनेंट यहां पर बनेगा, बोलो क्या, एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ वाली लाइन पे, और इधर क्या बनेगा, बोलो, बस खत्म। आपने ध्यान से सुनना, कुछ बड़ी जरूरी लाइन बोलूंगा मैं, आपने आर को भी रिजॉल्व कर लिया, जब आर को रिजॉल्व कर लिया तो उसको भूल जाओ, उसका इंपैक्ट आप दोनों दिशाओं में देख रहे हो। फिर आपने फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिया तो इसको भी भूल जाओ, आपने उसका इंपैक्ट दोनों दिशाओं में देख लिया। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और बाकियों पे अब काम करना शुरू करो। तो मुझे तुम बस इतना बताना, सेंटर की तरफ, जिस तरफ इसको मुड़ना है उस तरफ कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट मदद कर रहा है मुझे मुड़ने के लिए, और नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट मुझे मदद कर रहा है मुड़ने के लिए। मतलब यहां मुझे दो ताकतें मोड़ने में मदद करती हैं, यहां मुझे 2 ताकतें mv²/r प्रोवाइड कराती हैं। बोलो कौन कौन, फ्रिक्शन भी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पर कैसे आ गया, रोड को बैंक करने से। रोड को, अगर रोड बैंक नहीं होती तो आर ऐसे लगता, लेकिन रोड को बैंक करने से आर ऐसे लगा, जिसके कारण एक आर cos थीटा और एक आर sin थीटा। समझ आया कि नहीं आया। अगर रोड बैंक नहीं होती फ्रिक्शन तो भी लगता, बैंक बिना बैंक रोड के भी तो मैंने फ्रिक्शन लगाया ना, फ्रिक्शन तो लगता तब भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट अब क्या एडिशन मिल गया मुझे, आर का भी एक कंपोनेंट मिल गया और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट मिल गया। तो दोबारा से एक बार मैं बता रहा हूं, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड बच्चों बहुत जरूरी चीज है। ड्राइव में कुछ नहीं है, 3-4 स्टेप की ड्राइव है, लेकिन ये डायग्राम बनाना ही थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, बताओ जरा, आपकी गाड़ी कहां खड़ी है, आपकी गाड़ी यहां पर है, आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, डोंट मिस इंटरप्रेट कैसे जा रही है, आपकी तरफ आ रही है। अगर आपकी तरफ आ रही है, पहली बात तो आप समझिए कि mg कहां लगेगा, नीचे। नॉर्मल डायरेक्शन कहां लगेगा क्योंकि जितना ये बैंक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जितनी रोड उठी होगी उतना ही तो एंगल से ही मुड़ गया होगा। देखो कितना लॉजिकली सेट हो जाता है ये चीज। अरे गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, अगर तुमने इसको 10 डिग्री उठाया तो गाड़ी भी कितनी टिल्ट करेगी, 10 डिग्री। अगर 20 डिग्री तो गाड़ी भी कितनी टिल्ट करेगी, 20 डिग्री। तो जितने एंगल से आप इस रोड को उठा रहे हो उतना ही तो एंगल वहां पर होगा। हो गया सिंपल थीटा। नहीं आई मेरी बात समझ में। तो मुझे बताओ, अगर आर ऐसे है, थीटा इधर है, तो बोलो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा और इधर क्या बनेगा। जब तुम किसी के कंपोनेंट देख लेते हो तो उसके बाद उसको भूल सकते हो, आप लोग भूल सकते हो, मतलब कि अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। और फ्रिक्शन कैसे लगेगा, सर गाड़ी आपकी तरफ बढ़ रही है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करेगा और इसकी वजह से ये थीटा होएगा। तो बोलो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला बोलो क्या होएगा। अब आप लोग फ्रिक्शन को भी बोल सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लविश नहीं आ रहा समझ में। तो विच आर द 2 फोर्सेस विच इज रिक्वायर्ड, मतलब यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। बताओ कौन कौन से 2 फोर्सेस है, जल्दी बोलो। तो एक है हमारा आर साइन थीटा, प्लस में बोलो क्या, एफ कॉस थीटा। ये दोनों हमें नेसेसरी mv²/r को प्रोवाइड करा रहे हैं। सबको समझ आया कि नहीं आया, मुझे बस इतना बता दो फटाफट से। ये तो मेरी हुई पहली इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या, ऊपर लग रहा है आर कॉस थीटा, नीचे लग रहे हैं दोनों फोर्सेस, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। अरे ये तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट ये दोनों ऊपर नीचे तो बराबर हैं। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा, आर कॉस थीटा बराबर में क्या बोलो, प्लस में mg। तो इस आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा करके बराबर क्या कर दो, सेकेंड इक्वेशन। मुझे निकालना है v, क्या निकालना है v। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करा। बताओ क्या आएगा, mv²/r डिवाइड होएगा इस तरफ बोलो किससे, mg से, और यहां बोलो क्या आएगा, r साइन थीटा। इसको मैं ऐसा करता हूं ना, इधर ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। mv²/r डिवाइड बाय बोलो क्या, बराबर में कितना बोलो, r साइन थीटा, प्लस में डिवाइड बाय में
एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है? मुझे वी निकालना है, तो मैंने बोला एम से एम, यहां क्या बना आर जी। इधर मैं ना एक चीज करता हूं जो कि बिल्कुल आपको याद रखनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे रियान फ्रिक्शन वैसे क्या होता है, म्यू इंटू जो उसका सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू इंटू में बोलो क्या होता है आर। और एक चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि ऐसे सरफेसेस पे जहां पर आपका इंक्लाइंड हो रखा होता है, तो आप लोगों का जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, mg cos थीटा के। किसके बराबर होता है? आर mg cos थीटा के बराबर होता है। आर mg के बराबर नहीं होता। सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो नीचे mg, ऊपर बोलो क्या आर, तब आर बराबर mg होता है। लेकिन ऐसे सरफेस पे बोलो क्या होता है, आर बराबर mg cos थीटा। अब यार ये सब चीजें पहले कराई गई हैं, बहुत इनके बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो सारा टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, आर कितना होता है यहाँ पर, mg cos थीटा। सुनना मेरी पूरी बात। तो मैं जानता हूं कि f इज इक्वल टू में क्या होता है, f इज इक्वल टू में होता है म्यू mg cos थीटा। समझना मेरी बात को, या मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर, ध्यान समझना। आप लोग ऊपर नीचे ना r cos थीटा से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो? अगर ऊपर नीचे आपने r cos थीटा से डिवाइड करा, ध्यान देना ध्यान देना, ऊपर भी किससे डिवाइड करा, सब बच्चे याद करो, r, नीचे भी किससे डिवाइड करा। आप लोग कहेंगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ? समझो, मैथमेटिकली वी आर टोटली करेक्ट। मैथमेटिकली हम कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जो ऊपर नीचे सेम हो रहा हो, समझो मेरी बात को। लेकिन अब आंसर में मैं बताऊं क्या असर पड़ेगा, बताओ जरा। आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा करो, आर से आर कट गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा, प्लस में कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बताओ क्या बच गया, एफ बाय आर डिवाइड बाय, बताओ क्या आएगा, आर कॉस थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में कितना आएगा बोलो, एफ बाय में आर टेन थीटा, और ये हो गया वी स्क्वायर बाय में बोलो क्या, आर जी। अगर एफ बाय आर की बात करोगे तो किसी भी चीज का एफ बाय आर म्यू होता है, किसी भी चीज का एफ बाय आर क्या होगा, म्यू। तो एफ बाय आर को मैं म्यू लिख सकता हूं, मेरा आंसर आ गया वी स्क्वायर बाय में आर जी बराबर में कितना आ जाएगा, इसको मैं म्यू लिखूंगा तो बन जाएगा म्यू प्लस में बोलो क्या, टेन थीटा अपॉन में बताओ जरा क्या, 1 माइनस में म्यू टेन थीटा, और आर जी को उधर ले जाओ तो वी स्क्वायर बराबर में आर जी टाइम्स ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, रूट में आर जी इंटू में म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में, खत्म। यही तो करना था। अब इसका अगर तुम मुझसे जानना चाहोगे, देखो वैसे तो यही प्रूव करना है, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे पूरे यहां पर। अगर आप बात करना चाहोगे स्पेशल केस की ना, तो मेरी बात सुनो, स्पेशल केस जैसे कि इफ देयर इज नो बैंकिंग, इफ देयर इज, अगर कोई बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग नहीं है इसका मतलब ये जो थीटा मैंने उठा रखा है ये कितना है, 0। अरे अगर मैंने रोड ही नहीं उठा रखी है, बैंकिंग नहीं है, तो थीटा बोलो कितना होगा, 0। थीटा को एक बार 0 रखो यहाँ पर, टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इधर भी टेन जीरो कितना हो जाएगा, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा म्यू बाय 1, यानी कितना आ जाएगा वेलोसिटी, रूट ऑफ म्यू आर जी। क्या तुम्हें याद है आज का पहला ही टॉपिक हमने रूट ऑफ म्यू आर जी प्रूव किया है, करा है कि नहीं करा? सिंपली आप लोगों को दिखता है ये चीज। एक मिनट आओ सर, बस क्लियर हो गया आप लोगों को, नहीं हुआ? ओ भाई बताओ पक्का। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं हुआ तो भी मुड़ जाएगी गाड़ी, क्योंकि हमें पता है बैंकिंग हमारी मदद कर देगा, बैंकिंग हमारी। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होएगा तो म्यू 0 हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर म्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 और ये 0, बताओ क्या बचेगा, देखो ना ये 0 हो जाएगा, टेन थीटा बचेगा ऊपर, ये 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आर जी तो सिर्फ बेंडिंग होगी तो देखो आर जी टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोगों को बच्चों ये बैंकिंग वाला तो मतलब सुपर तरीके से आना चाहिए पेपर के अंदर। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? एक बार इसको आप लोग देख लो तसल्ली से, फिर मैं अगला आप लोगों को इलास्टिक कोलिजन कराऊंगा। बैंकिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ, पक्का याद आ गया ना सब कुछ? एक बार आप लोग थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। लिख के देख लो एक बार खुद से, लाइक के मतलब इसको लिख के देख लो एक बार खुद से।
बच्चों समझ आया? क्लियर है? अब जितने भी दिन बचे ना हम ये सिर्फ वही डेरिवेशंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ूं? मेन था कि तुम लोगों को टॉपिक बिल्कुल याद आ जाए कि हाँ क्या पढ़ा था हम लोगों ने। क्लियर? अच्छा एक बार वैसा क्वेश्चन भी बना के देखना है आप लोगों को जो मोशन करने वाले, मतलब ऐसा करोगे? कर लो एक क्वेश्चन ये भी, पता लग जाएगा कैसे करना होता है। दो करा लेता हूँ। ओए बच्चों, सुन लीजिए 2 से 3 टाइप्स है, मैं आपको सारी बता रहा हूँ जल्दी, ठीक है ना? ये भी हो जाएगा, फिर तो चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में या तो ये है या वो वाला पार्ट, ठीक है ना? चलो कर लो जल्दी से। बच्चों बातें नहीं भाई। चलो सुन लो भाई, ये अगर 4 क्वेश्चन हम कर लेते तो फुल्ली भी आ गया, इसमें इंक्लाइन भी आ गया, स्मूथ सरफेस भी आ गया और आप लोगों का जॉइंट ब्लॉक्स भी आ गया, तो मोटे मोटे तौर पर ना बात लगभग हो जाएगी हमारी, अगर हम ये सारा डिस्कस कर लेते तो, ठीक है? जिसने करा हुआ है उसके लिए आसान है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है। करोगे आप लोग, ट्राई करें या मैं ही कराऊं? होमवर्क में कर लो इसको, करवा दूं क्वेश्चन से। सुमित बंक पे सर इसका वो घर से निकल गया था, कोई नहीं, लगने दे एक बार झटका, रिपीट करेंगे 11 तक पता लग जाएगा। नहीं तुम में से भी किसी को रिपीट करनी हो? मैंने आपका भी बंक नहीं किया सर, मैं तो पास हूं। हाँ भाई कराऊं, बता दो थोड़ा सबके बारे में। देखो भाई ऐसा है, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस में जाएगा आप लोगों का। बात ऐसी है जैसे ये क्वेश्चन है, सुनो सुनो क्लास, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे और ये आते हैं एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ऐसा कोई सा, तो सुन लो। करना सिर्फ इतना सा होता है इन क्वेश्चंस में, इक्वेशन बनानी होती है। आपका जो काम है ना वो क्या है वो सुन लो। आपको ये बताना है कि अगर यहाँ 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ 5 kg का ब्लॉक है लक्ष्य, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी है 0.1 का, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 का है। फ्रिक्शन 0.1 नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इनटू आर,
म्यू इंटू आर। आर आपको पता है फ्लैट सरफेस पे mg होता है और इंक्लाइन सरफेस पे mg cos थीटा होता है ना, याद है? अब सिंपल सी बात है यार, कितने से एक्सीलरेट करेगा उसका एक तरीका क्या होता है, आप इस ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स ड्रॉ करो और इक्वेशन बना लो, इस पे लगने वाले सारे फोर्स ड्रॉ करो और इक्वेशन बना लो। कैसे? 2 मिनट लगेगा बस आपको समझने में। मुझे एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है? mg, m इंटू जी। तो मुझे बताओ 10 kg के तो बोलो कितना लगाएगी? 10g। दूसरी बात, जब भी कोई रस्सी खींचेगी, अब मान लो ये रस्सी नॉर्मल है, उसको मैं खींच रहा हूँ, तो इसमें ना एक खिंचाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, जो दोनों तरफ से उसको पास लाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब, जैसे कि मान लो बात नहीं, जैसे मेरे पास ये वायर है और मैं अगर इसको खींचूंगा तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स वापस से अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे। तो मैं इधर से खींच रहा हूँ, इसको इधर से खींच रहा हूँ, और दोनों तरफ से पार्टिकल कैसे आने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर की तरफ। कैसे बोलो? तो टेंशन हमेशा एक रस्सी में दोनों तरफ पैदा होती है, मतलब अंदर की तरफ पैदा होती है। कहने का मतलब, जब रस्सी में खिंचाव लगेगा तो टेंशन ऊपर भी पैदा होगी और ऐसे भी पैदा होगी, मतलब दोनों तरफ से अंदर की तरफ होगी। समझ में आ गई वाली बात? नहीं आ गई वाली बात? तो मैंने कहा इसके ऊपर दिवांशु नीचे कितना फोर्स है? 10g यानी mg। ऊपर क्या है बोलो? टेंशन। इस पे आगे बोलो क्या है? टेंशन। पीछे बोलो क्या है? क्योंकि जब ये आगे खिसकेगा तो पीछे की तरफ आपको पता है फ्रिक्शन लगेगा। और क्या है इसके पास, मैं आपको बता देता हूं, और इसके पास बोलो क्या है? mg। 5g बोल सकता हूं, mg। और ऊपर बोलो क्या है? r। लेकिन आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो नीचे ऊपर वाले तो मोशन होगा नहीं, अरे होगा ही नहीं ना ऊपर नीचे, तो इसका मतलब r और mg तो बराबर है, r बराबर तो 5g है। ठीक है, r बराबर तो 5g है, तो सिंपल सी चीज है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा। आप खुद मुझे बताओ, अगर एक बॉडी पर आगे भी फोर्स है पीछे भी फोर्स है और वो आगे जा रहा है, इसका मतलब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो हम बोलते हैं नेट शेल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको इक्वेशन ऐसे बनानी होती है, आइए दिखा देता हूं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना सब बच्चे, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ कितना फोर्स है? 10g। ऊपर की तरफ बोलो क्या है? t। लेकिन ये फिर भी कहां मूव करेगा? नीचे। 10 है वो 5 है, और ये कहां मूव करेगा? आगे। तो मैंने कहा नीचे वाला, इसका मतलब ऊपर वाले से बोलो क्या है? बड़ा। और मैं बोलूं कि ये नेट कितने फोर्स से मूव करेगा, तो मैं बोलूंगा जितना नीचे वाला है, मान लो नीचे वाला 50 है, ऊपर वाला 30 है, तो कितने से मूव करेगा? 20 से। कितने से करेगा बोलो? तो मैं बोलूंगा कि इसका 10g माइनस में t जो भी आएगा वही इसका नेट फोर्स है। नेट फोर्स मतलब क्या? मास इनटू। तो बस ऐसे बनानी होती है इक्वेशन की, बड़े वाला फोर्स माइनस छोटे वाला फोर्स बराबर में हर बार रख दो मास इनटू एक्सेलरेशन। याद आ गया तुम बच्चों को जिन्होंने पढ़ा था? तो ये बन गई इसकी पहली इक्वेशन। दूसरी बनेगी इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस से। रोना, इस पे आगे टी है पीछे फ्रिक्शन है, बोलो क्या बनाओगे? टी माइनस में फ्रिक्शन बराबर में क्या आएगा बोलो? मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं आया? तो मुझे बताओ जरा फ्रिक्शन कितना होएगा? म्यू इनटू आर, और आर बोलो क्या होएगा? mg। अरे यार नहीं आ रहा समझ में तुम लोगों को। तो मुझे बताना जरा, t माइनस में म्यू की वैल्यू 0.1, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, तो मुझे बताओ क्या आ गया? t माइनस में 5 बराबर में 5a। एक इक्वेशन पूरी बन गई, ये एक बन गई ये। g की वैल्यू आपको पता है 10 है, 100 माइनस t बराबर में 10a। अब कोई 10th क्लास का बच्चा भी जानता है कि एक इक्वेशन t और a में, दूसरी भी t और a में, पर मैथमेटिक्स कहती है या तो एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। अगर x और y दो इक्वेशंस है तो x और y सॉल्व करना आता है, तो या तो ऊपर से t निकाल के इसमें पुट कर दो या वहां से t निकाल के यहाँ पर पुट कर दो। समझ रहे बात को? तो यहाँ से अगर मैंने t को निकाला तो कितना आएगा? 100 माइनस 10a, उसको वहां पुट कर दो। 14 सेकंड, बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? t की जगह पे रख दो ना, कितना बोलो? 100 माइनस 10a माइनस का 5 बराबर में 5a, 15a बराबर में 95, a बराबर में तो 19 बाय में 3 5 6.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? तो इतने के एक्सेलरेशन से ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अच्छा, जितने से ये करेगी उतने से वो करेगी, आगे पीछे चल रही है। दूसरी बात, टेंशन निकालनी है तो a को डाल दो t में, तो t कितना आ जाएगा बोलो? 100 माइनस में 10 टाइम्स ऑफ 6.33, तो ये हो जाएगा माइनस में 63.3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 36.7 न्यूटन। 36 तो इस रस्सी में जो खिंचाव बनेगा वो इतने न्यूटन का बनेगा, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन इतने से। सबको आया समझ में? नहीं आया? मेन बात है कि याद आ गया हो जो हमने पहले पढ़ा था, और हमने बहुत क्वेश्चन बनाए थे इसके ऊपर। बन जाएगी बात। नेक्स्ट ये वाला,
बताना क्या था? भाई बातें मत करो। ये 8 kg था, ये 2 kg था। चलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। क्लास हिमांशी, इसके ऊपर नीचे कितना फोर्स लगेगा? 8G। नीचे कितना लगेगा? 8G। ऊपर क्या लगेगी? टेंशन। सही बात है। और तो कुछ लगना नहीं, फ्रिक्शन विक्शन कहां से लगेगा? सरफेस में कांटेक्ट में नहीं कोई भी, है ना। इस पे नीचे कितना लगेगा? 2G। और ऊपर क्या लगेगी? टेंशन। क्योंकि टेंशन तो हमेशा दोनों तरफ से पास आने की कोशिश करेगी। अब सिंपल सी बात है यार, ये 8 kg वो 2 kg, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सही बात है कि नहीं? तो इस पे नेट इक्वेशन सब बच्चे बताओ क्या बनेगी पहले वाले की? 8G में से T घट जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा? 8A। तो बन जाएगा 80 माइनस T बराबर में क्या? 8A पहली इक्वेशन। उसकी बोलो क्या बनेगी? वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से क्या होगा? बड़ा। तो T माइनस में कितना आएगा? 2G बराबर में कितना आएगा? 2A। T माइनस में 20 बराबर कितना आएगा? 2A। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में T को पुट करके सॉल्व करके निकाल दो। नहीं आएगी बात समझ? नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनो। नहीं आ रहा था समझ में कुछ भी? वीडियोस कवर कर लोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन पढ़ना नहीं है तुम लोगों को। चलो बोलना एक बार, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? चलो बताओ भाई। अच्छा कि सही वाला क्लास पीछे रियान आता है क्वेश्चन? भाई चलो बताना भाई सब बच्चे। तुम लोगों से एक पूछूंगा, ध्यान से सुनना भाई। मुझे सब बच्चे बताओ, ये कितने केजी का? 10 kg का। तो नीचे कितना फोर्स? ऊपर टेंशन। अच्छा ऊपर टेंशन तो इधर भी? अच्छा ठीक है। अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। इधर तो और कोई फोर्स नहीं, नीचे और ऊपर बस ना। इधर ध्यान देते हैं। अब इधर आप लोगों को पता है तो इधर का थोड़ा रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। नीचे की तरफ कितना फोर्स होता है? mg sin थीटा। mg तो आप लिख लो जाए, mg sin थीटा होता है नीचे की तरफ। और इधर की तरफ क्या होता है? वैसे तो mg यहाँ दिखा के फिर रिजॉल्व करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप बता दो कि हाँ mg sin थीटा होता है। यहाँ पर बोलो क्या होता है? mg cos थीटा। ऊपर की तरफ बोलो क्या होता है? r होता है। ऊपर की तरफ बोलो क्या होता है? r mg cos थीटा के बराबर होता है। एक और जो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस केस में, वो क्या है कि सिस्टम किस तरह मूव करेगा। मान लो ये नीचे और ये, अच्छा अगर ये उधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? समझो मेरी बात, फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? फ्रिक्शन तो लगना है। मेरी बात समझ ही नहीं आई आप लोगों को, मैंने क्या क्या बनाया? हर बार इंक्लाइन प्लेन पे यही बनेगा। नीचे mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर r। रस्सी बंधी पड़ी है तो पीछे बोलो क्या लगेगी? टेंशन। अगर ये ब्लॉक उधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगी। और अगर मान लो ये 10 kg होता, वो 2 kg होता, तो ये नीचे की तरफ मूव करता तो ऐसे में फ्रिक्शन पीछे लगती। कहाँ लगती बोलो? पीछे। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अकॉर्डिंग लगेगी। और कोई फोर्स आपके दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। अब तुम सब बच्चे एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, अगर समझ में आ जाए तुम लोगों को। इस पे इधर 2 फोर्स लग रहे हैं, उधर 1 फोर्स लग रहा है। यही तो अनबैलेंस्ड होंगे ना, तभी तो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये दोनों तो ना उधर मोशन हो रहा है ना इधर मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों तो बोलो क्या है? बैलेंस्ड है। तो r तो mg cos थीटा के बराबर होता है, बट ये दोनों बैलेंस्ड नहीं होते। फिर इक्वेशंस तैयार करना शुरू कर दो। वो भी नहीं आ रहा तुमने तो मुझे बताओ इधर की पहली इक्वेशन क्या बनेगी? उधर की बताओ। बोलो क्या आएगा? 10g माइनस में t बराबर में क्या? 10a। तो बोलो क्या बन जाएगा? 100 माइनस t बराबर क्या? नहीं आ रहा समझ में? रौनक नहीं आ रहा। अब एक सिंपल सी बात है यार, t और a की एक और इक्वेशन मिलेगी तो खेल खत्म है ना। तो मुझे बताना इधर कैसे बनेगी? ऊपर जा रहा है तो उधर लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स से बोलो क्या होगा? बड़ा। तो ऊपर क्या लग रहा है? t। पीछे क्या लग रहा है? mg sin थीटा और f। तो मैं क्या बोलूंगा? t में से जब ये दोनों घट जाएंगे तो जो बचेगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 2 into 8। नहीं आया समझ में? नहीं आया। अब मुझे बताना जरा, एक बार बाद में लिखेंगे वैल्यूज को सारी। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इनटू आर। म्यू इनटू, और इस केस का आर बोलो क्या होता है? mg cos थीटा। तो बोलो क्या आता है? म्यू mg cos थीटा बराबर 2a। चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। मास है 2, g है 10, sin थीटा बोलो कितना बच्चों? sin 30। यहाँ म्यू कितना बोलो? 0.1, मास फिर से 2, g फिर से 10 और cos 30 बराबर 2a। कैलकुलेशन से मत घबराइए, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी जो है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 से 2 कट जाएगा, t माइनस कितना आ जाएगा? 10। इधर 0.10 से ही कट जाएगा, 0.1 से 10 कट जाएगा। 2 इंटू में √3/2, cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? √3 बराबर कितना? 2a। कुछ बचेंगे √3 का, अब क्या करूं? √3 होता है 1.73। क्या होता है? समझ नहीं आती, नहीं आती। अब बताने कितना आएगा? t माइनस में 11 पॉइंट बराबर 2a।
अब कैलकुलेशन ही तो है बस, टी और ए में ये भी क्वेश्चन, टी और ए में ये भी क्वेश्चन, हो जाए यस सर हो जाएगा क्लियर हो गया। अबे कहाँ थे तुम लोग, बंक में गए थे? सरकार का वो कर लो चाहे तुम लोग फिजिक्स में क्यों नहीं आए? फिजिक्स में क्यों नहीं आए चारों? टाइम बस नहीं आई तो मैं घर चला गया था तुम भाई टाइम नहीं देखा था मुझे, हो नहीं रहा था ना मेरे अभी आप ये माल तुक के नशे वैसे करते हो डेली का टाइम ही नहीं देखा, बस नहीं ये बच्चे भी तो आए हैं। अब मुझे बताओ, ए हो जाएगा, अब हो जाएगा तान्या, हो जाएगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये समझ नहीं आया तुम लोगों को शायद लग रहा है, ये मैंने तुम्हें इतने करा रखे ना, मेरा मन भी नहीं हो रहा है कराने का। देखो बात ऐसी है बच्चों, ए सुन लो इसको ले लेते हैं, बस ये लास्ट ही करा रहा हूँ इसका फिजिक्स का, सुन लो फिजिक्स का लास्ट ही है। अब एक तरीके से बताओ, लॉज ऑफ मोशन की मेन चीजें हो चुकी हैं। लॉज ऑफ मोशन में यही सब होता है, या फिर आप लोगों को बैंकिंग वाली चीजें आती है, ठीक है ना, यही सब आता है। नहीं आ रही बात समझ? एक वर्टिकल सर्कल में मोशन सिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट में, अभी नहीं। अब बताओ जरा क्या है, ये मेरे पास ब्लॉक्स हैं, बातें मत करो भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होता है। अब सुनो, आगे की तरफ कितना फोर्स है? 200 न्यूटन, समझो मेरी बात, और फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, देखो जब आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक के बीच की रस्सी खींचेगी, और ब्लॉक के बीच की रस्सी अगर खींचेगी तो टेंशन पैदा होगी, दोनों तरफ पैदा होगी। अच्छा मैं बताऊं, जैसे ही दो ब्लॉक्स के बीच का वो बदल जाए, मतलब दो ब्लॉक्स बदल जाते हैं, तो फिर टेंशन अलग पैदा होती है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं, छोटा सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि किस, इधर भी एक रस्सी है और इधर भी एक रस्सी है, मान लो ऊपर से मैंने ऐसे पकड़ रखा है इसको, यहां से मैंने इसको होल्ड कर रखा है, मान लो होल्ड कर रखा है। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जोर इस वाली रस्सी पे है या इस वाली रस्सी पे? ऊपर वाली रस्सी पे होगा जोर, क्यों भाई? क्योंकि उसमें ये भी लटका हुआ है और ये भी लटका हुआ है, और इस वाले में सिर्फ कौन है बोलो? नीचे वाला। तो इसमें टेंशन अलग पैदा होगी और इसमें टेंशन अलग। तो जब भी दो ब्लॉक्स के बीच में रस्सी बदल जाती है, जैसे कि इन दो ब्लॉक के बीच में टेंशन होगी, इनके बीच में अलग। अब आपने सिर्फ पिछले केसेस में आपने एक बार कैसे नहीं लिया, पिछले केसेस में एक बार भी तीन ब्लॉक नहीं आए थे, दो ब्लॉक थे, उनके बीच में एक जैसी टेंशन रहेगी। पीछे दो ब्लॉक थे, एक जैसी टेंशन रहेगी, दो ब्लॉक थे, एक जैसी टेंशन रहेगी। लेकिन यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं? तीन ब्लॉक्स। तो तीन ब्लॉक्स को हमें दो अलग अलग रोप से जोड़ना पड़ेगा और दो अलग अलग टेंशन यहाँ पर आने वाले हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का क्लियर है? फिलहाल फ्रिक्शन को हटा देते हैं, फ्रिक्शन के बिना समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगी वाली चीज, फिर बाद में फ्रिक्शन के साथ बताऊंगा क्या करना होता है। आ जाओ ये बातें नहीं। तो मुझे बताओ ये वाला कितने केजी का है? 10। ये वाला और ये वाला 2। तो मुझे बताओ जरा टेंशन यहाँ भी बनेगी, बोलो कितनी? T2 और T2। फ्रिक्शन नहीं मान के चल रहे, फिलहाल मान के चल रहे फ्रिक्शन लेस है। अब बताओ ये सारे ब्लॉक्स कहाँ की तरफ जाएंगे? तो इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। प्रेम से बता इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फ्रिक्शन नहीं है मान लेते हैं, आगे 200 है, पीछे क्या है? T1। पीछे क्या है बोलो? वो T1 इसके ऊपर लग रहा है, ये वाला T1 इसके ऊपर लग रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे? बोलो 200। हर एक ब्लॉक की इक्वेशन बनती है, हर एक ब्लॉक की अपनी इक्वेशन होती है। तो आगे इतना, पीछे इतना, लेकिन मोशन आगे, तो आगे वाला फोर्स माइनस में पीछे वाला फोर्स बराबर में बोलो कितना आएगा? 10। समझ रहे बात को? तो 200 माइनस T1 बराबर क्या? 10 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सुनो भाई, इसकी क्या बनेगी? आगे T1 पीछे T2, तो T1 माइनस T2 बराबर में क्या? 5। इसकी क्या बनेगी? आगे T2 पीछे कुछ नहीं, पीछे कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं मान के चल रहे। तो T2 माइनस 0, पीछे कुछ नहीं है, बराबर कितना? 2a। बराबर कितना बोलो? 2a। अब आप लोगों ने सर कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्या करना है भाई? तीन इक्वेशन है, चिंता मत करिए। अब क्या करो आप लोग, आप लोगों को पता है T2 है 2a, T2 बोलो क्या है? उस T2 को इधर पुट करो, बोलो कितना आ जाएगा? T1 आ जाएगा 7 है, T1 क्या आ जाएगा? और T1 को यहां पर पुट करो, बोलो कितना आ जाएगा? A की वैल्यू आ गई 200/17, 200/, तो ये कितना आ जाएगा? 11.76 का एक्सलेरेशन आ गया, ध्यान सुन लो। और A यहां पर पुट हो जाएगा, T1 आ जाएगा, A यहां पर पुट आ जाएगा, T2 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ क्या भाई?
एक को यहाँ पर पुट करो, ये आ जाएगा। तो ब्लॉक्स जुड़े हुए हो, इंक्लाइन प्लेन पे मोशन हो रहा हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन हो रहा हो, पुल्ली पे मोशन हो रहा हो, सारे केसेस हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से बनाए हैं। बैंकिंग वाला टॉपिक आपको आज करवा दिया गया, बैंकिंग ऑफ रोड अच्छे से आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने पिछली बार फर्स्ट टर्म में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखवाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था इसमें एक बाय सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन लिखवा रखा मैंने उसके अंदर, उसका सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा आप लोगों को। फिर मैंने एक और चीज करवाई थी, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जो भी मैंने फर्स्ट टर्म में कराया था वो सेकंड टर्म के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना जैसे मैंने भी आपको आज एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कराया पेपर में आगे, सर आपने नहीं कराया। पहले कराई हुई चीजें सब हो रखी हैं। मतलब ये मत सोचना कि सर रिवीजन में नहीं कराया तो वो नहीं कराया माना जाएगा। रिवीजन में तो जो मिल रहा है हम उठा ले रहे हैं। एक्चुअल क्लास में हमने सिलेबस करा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज नहीं कराया, बट पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ये मत कहना सर आपने तो नहीं कराया था, आपने तो क्वांटम नंबर और बोर मॉडल बोला था आएगा। कर रखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत अच्छे से क्लास में समझाया जा चुका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। लगता है वीडियोस देख लो आप लोग जाके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा समझ। एक वही टॉपिक हमने छोड़ा बस स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, अदरवाइज सारा कराया है, पूरा चैप्टर कराया है। तो जो भी पहले करा हुआ वो भी आपका इंक्लूड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कर पाओगे? ये समझ में आ गया आज की क्लास में जितना कराया है? बताओ। और बाकी ये है देखो कि अपने एंड पर ना वीडियो बंद कर दो।